गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास की क्लास के अंतर्गत हम बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान के एक तुर्क परिवार में हुआ था। बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को नीसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को दास के रूप में बेच दिया गया। काजी फखरुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यवहार और बुद्धि से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ने लिखने के अलावा घोड़े की सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में पूरी तरीके से पारंगत कर दिया। काजी फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर किसी व्यापारी के हाथों बेच दिया। इस प्रकार कई लोगों द्वारा खरीदे जाने के पश्चात अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोइजुद्दीन द्वारा खरीद लिया गया। मोइजुद्दीन, जिन्हें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से भी जानते हैं, यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक का भाग्योदय भी प्रारंभ हुआ। उसने अपने शौर्य, साहस, दानशीलता और स्वामी भक्ति से अपने स्वामी मोइजुद्दीन का मन जीत लिया और उसका विशेष कृपा पात्र भी बन गया। कुतुबुद्दीन की कर्तव्यनिष्ठा और स्वामी भक्ति से मोइजुद्दीन इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने कुतुबुद्दीन को अमीर आखुर जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 में मोइजुद्दीन ने उसे उन समस्त प्रदेशों का हाकिम नियुक्त कर दिया जो उसने भारत में जीते थे। 1206 में जब मोइजुद्दीन पंजाब में खोखरों के विद्रोह का दमन करके वापस गजनी लौटने लगा तो उसने कुतुबुद्दीन को औपचारिक रूप से वायसराय की शक्तियां प्रदान कर दी और मलिक की पदवी से भी विभूषित किया। एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्वामी मुइजुद्दीन की मृत्यु से पहले ही उसके समस्त भारतीय साम्राज्य का भाग्य विधाता बन गया और अपने स्वामी के प्रतिनिधि और वायसराय की हैसियत से भारत में शासन करने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 25 जून सन 1206 को हुआ। सिंहासन पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की साधारण सी पदवियां धारण की। इसका एक विशेष कारण है क्योंकि 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा उस समय वह एक दास ही था और इस्लामी प्रथा के अनुसार कोई भी दास सुल्तान बनने का अधिकारी नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति 1208 में प्राप्त हो सकी जब गयासुद्दीन महमूद से उसे दासता का मुक्ति पत्र प्राप्त हो गया और वो वैधानिक रूप से भारतीय तुर्की सल्तनत का सुल्तान कहलाने का भी अधिकारी हुआ। सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 कार्य बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं जिनकी बदौलत भारत में दिल्ली सल्तनत को मजबूती मिली। सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला महत्वपूर्ण कार्य भारतीय प्रदेशों का गजनी और गौर से संबंध विच्छेद कर यहाँ एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना करना था। गयासुद्दीन महमूद के पास कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक दूत भेजकर ये प्रस्ताव रखा कि यदि वो भारत को एक स्वतंत्र राज्य और उसे भारत का सुल्तान स्वीकार कर लेता है तो वह ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध उसकी सहायता करेगा। गयासुद्दीन महमूद को अपनी व्यक्तिगत शक्ति का अनुमान था। वो इस बात को भली भांति जानता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को बलपूर्वक अपने अधीन नहीं रखा जा सकता। इसलिए गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया
और उसके द्वारा भेजे हुए राज चिन्ह और ध्वज भी स्वीकार किए। इस तरीके से ऐबक भारत का पहला तुर्क सुल्तान बना और उसके द्वारा भारत में स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना की गई। सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा कार्य नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यालदौज के भारतीय राज्यों पर अधिकार स्थापित करने के प्रयासों को विफल कर उनकी शक्ति का दमन करना था। इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंध और कूटनीति दोनों का सहारा लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया और नासिरुद्दीन कुबाचा ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अब अपना सारा ध्यान ताजुद्दीन यालदौज की तरफ लगा दिया। भविष्य में ताजुद्दीन यालदौज की ओर से होने वाले आक्रमण का सामना करने के उद्देश्य से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के स्थान पर लाहौर को अपना स्थायी निवास बनाया और उसे अपनी राजधानी के रूप में भी विकसित किया। लेकिन ताजुद्दीन यालदौज कुतुबुद्दीन ऐबक की शक्ति का अनुमान लगा चुका था, इसलिए उसने भारत पर फिर हमला करने का साहस नहीं किया। शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का तीसरा कार्य बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य को फिर से स्थापित करना था। 1206 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी की हत्या करके अली मर्दान खां लखनौती का स्वतंत्र शासक बन गया। लेकिन बंगाल के स्थानीय नागरिक अली मर्दान खां को हत्यारा समझते थे। उन्होंने अली मर्दान खां को पकड़कर कैद में डाल दिया और उसके स्थान पर मोहम्मद शीरा को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन अली मर्दान खां किसी प्रकार बंगाल के नागरिकों की कैद से भाग छूटा और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को लखनौती के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल में स्थानीय खिलजी सरदारों की शक्ति का दमन करने के लिए कैमाज रूमी के नेतृत्व में एक अभियान किया। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल पर फिर से दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य स्थापित कर दिया। शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के इन कार्यों का मूल्यांकन करने से हमें ये पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य और कुशल सेना नायक था। उसमें तुर्कों की निर्भीकता और ईरानियों की सुसंस्कृत रुचि और उदारता का एक अद्भुत समावेश था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक ऐसा शासक है जो अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि वह लाखों में दान देता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी मिली हुई थी। न केवल एक योग्य और कुशल सेना नायक था, बल्कि स्थापत्य कला में भी कुतुबुद्दीन ऐबक की रुचि थी। उसने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया, एक दिल्ली में जो कुब्बत उल इस्लाम के नाम से जानी जाती है और दूसरी अजमेर में जिसे हम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। साहित्य में भी कुतुबुद्दीन ऐबक रुचि रखता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फ़कीह मुदब्बिर जैसे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया और दोनों ने अपने ग्रंथ कुतुबुद्दीन ऐबक को ही समर्पित किए हैं। भारत में मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी को जो सफलताएं प्राप्त हुई, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का एक विशेष योगदान रहा है।